नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और जिस मौजू पर आज हम बात करने लगे हैं वो है आने वाला बजट और पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर या बिलखुसूस ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुतल्लिक हम बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी कुछ जुज़ मिला लेंगे बीच में। लेकिन मेन बात जो रही वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन ऑटोमोबाइल के हिसाब से और एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, इकोनॉमी को सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ मुरतब की हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के हिसाब से लीडर था। ऐसी बात नहीं कि हम किसी चीज़ में पीछे रहे, लेकिन फिर आगे हमने मिस हैंडल करके मामलात को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया। पाकिस्तान हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट की तरफ गया तो इंडिजिनस प्रोडक्शन को सामने रखते हुए पाकिस्तान ने नेचुरल गैस से चलने वाली गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाईं और एलएनजी किट्स लगवाईं। आपको याद होगा गाड़ियों में ना एलएनजी किट लगा करती थी, याद आई आपको कि नहीं? आप भूल चुके हैं सब लोग। सीएनजी किट। अब तो इतने अरसे से सीएनजी इस्तेमाल ही नहीं की कि अब उसको कुछ और पुकारना शुरू कर दिया। खैर, पाकिस्तान ने सीएनजी गाड़ियां इंट्रोड्यूस की। माजरत, सीएनजी गाड़ियां पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स बन गया सीएनजी किट्स मंगवाने में भी और इंडिजिनसली उसको इंस्टॉल करने में भी। पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग नेशंस बन गया। इसका एडवांटेज था, जाहिर बात है, ये गैस जो गाड़ियां थी ये गैस के हिसाब से बनी नहीं थी, ये गैसोलीन यानी पेट्रोल के हिसाब से बनी हुई गाड़ियां थीं। लेकिन उसके बावजूद हमने गाड़ियों को मॉडिफाई करके, कन्वर्ट करके उनके साथ सीएनजी किट्स लगा दी और सीएनजी से गाड़ियां चलाना शुरू कर दी। ठीक है, जिसको हमने सोचा कि हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा और फिर इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो गई। कराची में जितनी हुई उससे ज़्यादा पंजाब में हो गई। जगह जगह सीएनजी पंप खुल गए। आपको याद होगा ये दौर पुराना दौर है क्या? सीएनजी का दौर। अरे ये सीएनजी का दौर अभी का दौर है। इस तक के ये जो हमारे कराची शहर में भी जो मिनी बसें चलती हैं ना, इसके शैसी को भी शेव करा दिया इन्होंने, मॉडिफाई करवा दिया ताकि ये सीएनजी पे चल सकें। ये थी पाकिस्तान की हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी। पाकिस्तान चाहता था कि मुकामी तौर पर पैदावार होने वाली नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके गाड़ियाँ चला लें। खैर, टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यह ग्रीन व्हीकल की पॉलिसी आई और फिर उसके बाद ये ठुस हो गई और फिर उसके बाद ये गायब हो गई। और उसके बाद फिर सीएनजी को इस कदर महंगा कर दिया गया कि अब वो पेट्रोलियम की ज़्यादा फ़रोख्त हो, पेट्रोल की ज़्यादा फ़रोख्त हो और पेट्रोल के अंदर भी हाई ऑक्टेन या ज़्यादा अच्छी नस्ल वाला पेट्रोल जो है उसकी ये सेल कर सकें। इसके पीछे है पूरा पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा कार्टेल, तो मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन जो चाहती नहीं है कि कभी भी पेट्रोल, डीज़ल या फिर इनका कोई मुतबादिल आ जाए सामने। नो नेवर सर, ये बहुत बड़ी गेम है। ये गेम अभी आपके सामने खुलती दिखाई दे रही है जब ईवीज़ आ गई हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी गेम है। ये गेम इस तरह से है कि देखो इसके अंदर सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो तेल की सप्लाई चेन में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एक्सप्लोरेशन से ताल्लुक़ रखते हो। हमारे मुल्क में एक्सप्लोरेशन भी होती है। हम अभी आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के बाद 40% तक कोशिश कर रहे हैं कि इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर लें, यानी अपना प्रोड्यूस करें, इंपोर्ट कम कर दें, 40% अपना बना लें। पहले यह था कि तकरीबन 33% के आसपास हम कर रहे थे। अब हम सुना है कि 40% तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई सप्लाई चेन की। लेकिन उसके बावजूद देखें, ये जानते बूझते कि दुनिया के अंदर ऑयल का क्राइसिस है, ऑयल की कीमतों का क्राइसिस है, हम ईवी के ऊपर ये जो इस आने वाले बजट के अंदर जीएसटी बढ़ाएंगे, ये नाकाबिले, मतलब ये समझ में ही नहीं आ रही मुझे, नाकाबिले यकीन चीज़ है। यानी कोई इतनी नाकिस पॉलिसी बनाई जा सकती है नहीं। यानी एक होती है ना नाकिस पॉलिसी, एक होती है नाकिस से भी दो लफ्ज़ आगे, वो मैं कह नहीं सकता, टीवी पे फैमिली शो है। लेकिन ये बिल्कुल एक नाकिस पॉलिसी है, यानी इतनी बेवकूफ़ाना अमल कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर कहीं मिलती नहीं। कि तेल के ज़खायर पाकिस्तान के पास हैं नहीं, वो हैं मशरिक़ वुस्ता में। हमारी रसाई होती है आबनाए हुर्मुज़ से आने वाले तेल से और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ा रहे हैं। यानी शेख चिल्ली भी हमसे ज़्यादा अक्लमंद था।
यानी इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात आपने सुनी होगी और होगी, आप देखिएगा। ये हो ना जाए तो आप देख लेना, ये करेंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे। मुल्क में एनर्जी मिक्स है बहुत ही पुअर, टरबाइन और पावर जनरेशन एफिशिएंसी है बहुत ही लो, लेकिन पाकिस्तान सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ा रहा है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात कहीं आप सोच सकते हैं? होगा, 110% होगा, ना हो तो मुझे पकड़ लेना। सर ये बेवकूफ़ाना चीज़ें सिर्फ यहां हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। कुदरती गैस की सप्लाई कहीं महदूद, कहीं बंद, कहीं एलएनजी के जरिए की जा रही है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, और ये बोल रहे हैं कि जी आप सिलेंडर के जरिए गैस, हमारे जो ताजिर सनतकार हैं ये कह रहे हैं कि घरेलू सार्फिन सिलेंडर के जरिए गैस भरवाएं। माहिरीन ये कह चुके हैं कि सिलेंडर एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, खुदा न खास्ता ये एक धमाका खेज मवाद है जो आपने अपने घर के बीच में रखा हुआ है। आप अपने बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल रहे हैं अगर आप सिलेंडर से घर के गैस का सिस्टम चला रहे हैं तो। या अली नासिर कह रहा है आपको डीकैंटिंग एक जुर्म है, और आपके ताजिर सनतकार कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसियां लाओ कि डीकैंटिंग जो कि एक जुर्म है वो आम हो जाए, क्योंकि खुद तो ये लोग फिर क्या गड़बड़ें कर रहे हैं हमें पता ही है। नहीं सर, ये सारी गलत पॉलिसियां कहां से निकलती हैं? ये सारी गलत पॉलिसियां निकलती हैं इंडस्ट्री और ट्रेड से। ये कहते हैं नहीं हम वो वाले नहीं हैं। फिर आप कौन से वाले हो भाई? ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका वाला नहीं है क्या? वो वाला क्या होता है? नहीं हम वो वाले नहीं हैं। कौन से वाले नहीं हैं? आप वही हैं, आप ही हैं ऑटो सेक्टर। आप ही जापान के पुराने डिज़ाइन की गाड़ियां पाकिस्तान में बिकवा रहे हो। आप ही ईवी की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आप ही पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ियों को फ़रोग़ दे रहे हो। आप ही इसका हिस्सा हो। मैं लफ्ज़ माफिया इस्तेमाल नहीं करता, ये सप्लाई चेन है, इनका होल्ड है। ये आपके मुल्क के अंदर ऐसी बेवकूफ़ाना पॉलिसियां बनवाते रहेंगे और आईएमएफ उनको मोहर लगा के सही कहता रहेगा। कभी आईएमएफ ऐसी पॉलिसी को यस नहीं कह सकता। जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। आईएमएफ कभी ये पॉलिसी इसको नहीं अप्रिशिएट करेगी। आप आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। आप सच बोलें, आप सच ये बोलें कि आपने ऑटो सेक्टर को बहुत सारी मराद दे रखी हैं और उनके साथ बहुत सारे बातें आपने पक्की की हुई हैं। आप ये बोलो आईएमएफ ये कह रहा है। आईएमएफ आपको कुछ नहीं कह रहा है। हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो आप। आईएमएफ आपको ये कहेगा कि आपका इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा, आप तेल मंगवाओ, आप इंडिजिनसली सोलर पे नहीं चलो। अरे यार बेवकूफ़ बनाना हमें बंद करो। आईएमएफ कहता है। आधा झूठ क्यों बोल रहे हो? आप बोलो हमने साइन किए एग्रीमेंट, ऐसी चीज़ों पे साइन किए जो हमारे मुल्क के मुफादात के खिलाफ हैं, उसकी वजह से हम फंस गए हैं। आईएमएफ कहाँ कह रहा है? अकमल चौधरी साहब, आप मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, वेलकम करता हूँ आपको शो में। हर चीज़ आईएमएफ के खाते में नहीं डालो सर, क्योंकि हुकूमत अपनी पॉलिसियों में आईएमएफ का नाम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आईएमएफ ने कतई ये बातें नहीं की। आप पस मंज़र पेश नहीं कर रहे हैं। पस मंज़र पेश किए बग़ैर आईएमएफ पे इल्ज़ामात लगाकर आवाम को एक मुख्तलिफ राह पे लगा रहे हैं। बिल्कुल आईएमएफ ये नहीं कह रहा। आईएमएफ आपकी ऑटो पॉलिसी के नतीजे में आपके मुल्क की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान के मुतालिक बात करते हुए कह रही है कि आप जीएसटी बढ़ाएं। आपकी ऑटो पॉलिसी ख़राब है, गलत है, आप उसको रिव्यू करें। आईएमएफ का नाम लेकर जान छोड़ना बहुत आसान है। हर चीज़ के लिए आईएमएफ जिम्मेदार है। अब ये बोल रहे हैं मेरे फेडरल बी एरिया में पानी नहीं आ रहा, आईएमएफ की वजह से नहीं आ रहा। भाई तुम्हारे यहाँ पानी, आईएमएफ ने बोल दिया है कि ये फेडरल बी एरिया वालों के पास पानी नहीं जाना चाहिए बस। हाँ, उन्होंने कहा है कि बाकी हर जगह पानी जाएगा, लेकिन फेडरल बी एरिया वालों के पास पानी नहीं जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने कह दिया है। अरे यार छोड़ दो यार, ये बातें मेरे से नहीं किया करो। ये बातें उल्टी सीधी मुझे समझ में नहीं आती ये बातें। मैं मईशतदान हूँ, अल्लाह का करम है, लेकिन मैं कभी ये बात नहीं करता। किताबों का मुसन्निफ भी हूँ, मेरी 11 किताबें हैं। 11 किताबें या पर्चे आप समझ लें जो तहकीक मुहक्किक के होते हैं। अरे छोड़ दो यार, मैंने मईशत के ऊपर इतनी मोटी किताब लिखी है पाकिस्तान की। मेरे से ये बातें नहीं किया करो। ये बातें और किसी को बताया करो। आईएमएफ ने ये कह दिया, आईएमएफ ने वो कह दिया। आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा। बोले हमारी पॉलिसियां ख़राब थी, गलत थी, अवाम के हिसाब से नहीं बनाई थी, आज हमें नुकसान हो रहा है। अकमल चौधरी साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अगर आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो फिर अब ब्रेक के बाद ही आप तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि ये बड़ी अहम जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं उसका पसे मंज़र मैंने नाजरीन के सामने रख दिया कि IMF का कोई गर्ज नहीं है नाजरीन के ईवी गाड़ियों के ऊपर 18% टैक्स कर दिया जाए, GST। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आपकी ऑटो पॉलिसी की खराबी की वजह से ये काम करने पड़ रहे हैं। आपने ऑटो पॉलिसी के अंदर जापान के मंगाए असम्बलर्स के ज़रिए, जापान की असम्बलर्स जो हैं उनके ज़रिए, जापानी गाड़ियों के असम्बलर्स, उनके ज़रिए आपने मुल्क की मईशत के अंदर एक अलहदा एक बना दिया जनाब असम्बलर का एक ग्रुप कह लें आप। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता और मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। एक ग्रुप सा है ना। कितने मैन्युफैक्चरर होंगे? मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, उंगलियों पे गिने जाएंगे। उनके हाथों आप ऐसे मजबूर हो गए हो, ना वो इकोनॉमी की तरफ कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, ना वो कोई ख़ास चीज़ करते हैं, ना उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया, ना मलेशिया के मॉडल के ऊपर कोई मुकामी तौर पे हमें गाड़ी बनाने के लिए कोई मोल्ड दे दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं करा, फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे हो। और ईवी गाड़ी की जहाँ बात आती है तो आप बोलते नहीं ईवी गाड़ी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हुर्मुज़ और उसके अलावा ईरान और इजराइल की जंग ने आप पे वाज़ेह नहीं कर दिया कि पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाएगा? पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर तो हैं नहीं। हमें तो बल्कि कंटिन्यूसली ये इंश्योर करना है कि 2030 तक हमारे मुल्क के अंदर अक्सरियती गाड़ियां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दें, ईवी बना दें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना दें। आप क्यों भूल रहे हैं? ये जो दरख्त लगाए थे आपने, ये जो दरख्त लगाए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये क्यों लगाए थे? ये लगाया आपने इसलिए थे मेरे प्यारे भाईजान कि 80 की दहाई के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि आप हिमालय के दामन के अंदर बसने वाली कौम हो। कल को अगर ये पहाड़ पिघल गए तो पाकिस्तान में कभी सैलाब, कभी कहत होगा। अकमल चौधरी साहब, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं शो में। थैंक यू जी, थैंक यू अली। बड़ी मुश्किल से आपके साथ राब्ता हुआ। हम तो सर आपके चले अब हो गया तो अच्छा ही हुआ। मैं ये कह रहा था कि मुझे ये बताएं कि मंतक से मुझे साबित करें कि आप सोलर पे GST बढ़ाएंगे, आप ईवी पर जो है बढ़ाएंगे GST। ये आप मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा मंतक की बुनियाद पर कि ये IMF को रात को कौन सा ख्वाब आया, जबकि IMF का इससे कोई गर्ज नहीं है। IMF का गलत नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। IMF का इसमें कोई गर्ज नहीं है। हमारी अपनी एनर्जी पॉलिसी ख़राब है, हमारी अपनी ऑटो पॉलिसी ख़राब है। जी देखिए, IMF का आपकी बात सही है। IMF तो ये कहता है कि अगर आपका खसारा है तो उस खसारे को आपने पूरा करना है, ठीक है ना। तो पहले तो IMF ये डिमांड करता है कि आपका बजट खसारा होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका बजट खसारा है तो आपके पास उसको पूरा करने के दो तरीके हैं। नंबर एक तो ये है कि आप टैक्स कराएं, और नंबर दो ये है कि आप कर्जा लें और कर्जे के ऊपर सूद दें, ठीक है। तो हुकूमत जो है वो दोनों ही ऑप्शन भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और नाम जो है वो IMF का बदनाम कर रही है। अपने इनसे जो है ना वो बजट डेफिसिट जो है, जो टारगेट्स दिए गए थे उनसे। अच्छा, एक बादामियाना माजरत, एक मासूमाना सवाल आपसे ये था मेरा कि मुझे ये बताइएगा कि ईवी की कैटेगरी के अंदर आप SUV की इजाज़त दे रहे हैं, 4x4 की इजाज़त दे रहे हैं, आप छोटी गाड़ी लाओ ना जो ये चाइनीज़ गाड़ी का मुकाबला कर सके कीमत में, उसको लाओ ना सोलर। ये क्या सियासत है कि ईवी के अंदर और सोलर के अंदर और इस तरह की हाइब्रिड के अंदर आप जो गाड़ी वो ला रहे हो कि जो इतनी बड़ी है और इतनी महंगी है कि वो एक क्लास बंदा खरीद सकता है। आप लाओ ना, इसके बगैर नाम लिया आप समझ जाओ, आप छोटी गाड़ी में लाओ ना। देखिए, ये पॉलिसी हुकूमत को मेरे ख्याल में बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। राइट नाउ भी लगाओ 18% GST। जो ईवी की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि जिससे एक आम आदमी को जो फायदा होना चाहिए, मसलन जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, या 600 सीसी भाई 2 पहिए से जब बंदा 4 पहिए पे आता है, मेरा इशारा समझ जाए, जब 2 पहिए से 4 पहिए पे आता है, वो जो पहली गाड़ी लेता है ना, वो ईवी मंगवा के दिखाओ आप। ये बड़ी बड़ी ईवी गाड़ियों का मुझे क्या फायदा है, मेरे मुल्क को क्या फायदा है? देखें, 4 पहियों वाली गाड़ी में जो सबसे सस्ती गाड़ी है ना, एंड लेट मी नेम इट यार, सुजुकी आल्टो, मेरे ख्याल में हर एक के पास है, और इससे नीचे की गाड़ी कोई है नहीं।
वही गाड़ी इस वक्त जो है वो 32 लाख की हो गई है, और अभी मजीद टैक्स लगेगा इस बार, तो वो 35 लाख तक जो है वो आपको मिलेगी। है क्या, वो आपको खुद अंदाजा होगा उस चीज का कि वो क्या प्रोडक्ट, सबसे लोअर जो है वो ग्रेड की गाड़ी है, उससे ना कोई सस्ती गाड़ी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है ना ही कोई और ऑप्शन है। अच्छा, उसमें हुकूमत वाकई आपकी बात सही है कि ईवी से रिलेटेड गाड़ी हो या जो हाइब्रिड रिजीम की जो गाड़ियां हैं वो अव्वल तो दस्तयाब ही नहीं है, और अगर दस्तयाब है भी तो उनकी कीमत का फर्क इतना ज्यादा हो जाता है कि उतनी बंदे को बचत नहीं होनी फ्यूल की जितनी है वो उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइब्रिड जो है वो गाड़ी लेने जाते हैं इसी में ये 600-700 सीसी में, तो वो आपको मिलेगी 40 लाख प्लस की, 45 लाख, 50 लाख। तो अब इस अमाउंट में आप समझे तो 20 लाख रुपए का फर्क नहीं, तो आप 0 मीटर के अंदर लाए ना, 20 लाख में लाए आप 0 मीटर लेगा। नहीं, आप 20 लाख में लाए 0 मीटर, आपको IMF मना करके दिखाए, मुझे बताइएगा सर। हम यहाँ प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, हम इन जापानी असेंबलर्स की प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, हम इन जापानी असेंबलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम रियल बात नहीं कर रहे। हम गरीब आदमी को तो रिलीफ देने के लिए हमने 2 व्हीलर तो मंगवा ली है इलेक्ट्रिक, लेकिन हम छोटी गाड़ी नहीं आने दे रहे। आपको खुद पता है कि अगर आपने कह दिया कि आप जो छोटी गाड़ी हाइब्रिड या छोटी गाड़ी आप ये लाने के लिए तैयार हैं एनर्जी एफिशिएंट EV, तो धूम मच जाएगी पूरे पाकिस्तान के अंदर, लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे जापानी असेंबलरों से। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। उनकी बचत की खातिर, उनको बचाने की खातिर ये काम किए जा रहे हैं और नाम लिया जा रहा है IMF का। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पाकिस्तान में माफियाज और कार्टेल्स जो है ना, वो तो आपको पता है ना, हर शोबे में है, चाहे वो चीनी का शोबा हो, गंदुम हो, मतलब इवन कुर्बानी के जानवरों तक में माफियाज और कार्टेल्स जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है ना। और वो हर एक जो है ना वो जगह में बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसमें कई जो है वो आपको हुकूमती उनके साथ ताने बाने जाके मिलेंगे, कईयों की ब्यूरोक्रेसी के साथ जाके ताने बाने मिलेंगे, वी कैन नॉट इग्नोर के जो है ना वो कार्टेल्स और माफियाज नहीं है। तो डेफिनेटली ये जिस तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसमें भी कार्टेल्स और माफिया है जो अपने जाती। आप मुझे एक बात बता दें कि IMF लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो पूरा जो है वो मुल्क का नुकसान करना ऐसे ही है कि जैसे बोटी के लिए जो पूरे बकरे को ज़बह कर दिया जाए। सर, ना उन गाड़ियों का वो मयार है, ना उन गाड़ियों का वो मयार है जो पाकिस्तान में असम्बल करके बेची जा रही हैं, ना उन गाड़ियों का वो मयार है, ना उनकी वो कीमत है, ना उनके इंजन की वो कारकर्दगी है, और ना हमारी पैदावारी सलाहियत उस नोयत की है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि इतने साल डिलीशन प्रोग्राम्स के इंट्रोड्यूस करवाने के बावजूद मेरे ख्याल बेबहा इनको हमने वो दिए मरात, वो सब देने के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है। इन्होंने कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली उनके डिलीशन प्रोग्राम्स भी जो हैं वो CKD पे रिलाई करते हैं, यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन, जिसमें गाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता है और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में बनता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी जी, अभी भी तकरीबन 40% के करीब जो गाड़ी के जो मेन पार्ट्स हैं, इंजन समेत और दीगर जो मैकेनिकल पार्ट्स जिसे मैं कह सकता हूँ, वो सारे के सारे अभी भी बाहर से आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ज्यादा दरवाजे तो फिर फायदा हैं या उसके ऊपर रंग हो रहा होता है, मतलब वो जो नहीं तो फिर फायदा का काम है वो हमारे यहाँ पे हो रहा होता है। नहीं तो फिर फायदा, अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि 46 साल से हम इस असेंबलर स्लैश जापानीज ऑटोमोबाइल रिप्रेजेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलरशिप को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा साल हो, ये तो मैं कम बोल रहा हूँ आपको। तो ये हमारे मुल्क को इसका फ़ायदा क्या है, एग्रीगेट फ़ायदा क्या है इन असेंबलर्स को सपोर्ट करने का? ये कितने करोड़ नौकरियां दे रहे हैं? मेरी चंद हजार नौकरियां ये दे रहे हैं, अगर 2-3 की बात कर ली जाए। और नौकरियां भी मेरे ख्याल में अब उसके बाद जब से जो है ना ये देख रहा, कोरियन ब्रांड्स 1-2 इंट्रोड्यूस किए हैं, चाइनीज ब्रांड जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो आपको कराची की सड़कों में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है ना पहले। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं CBU है ना, कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट है। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा, आप स्क्रीन की तरफ हाथ हिला दें, ये तो बहुत बड़ा गेम हुआ है हमारे साथ। इन्होंने बनी बनाई गाड़ियां भी वहां से मंगवा के यहाँ बेची है ना सर। बहुत सौ ने तो कहा है हम प्लांट लगाएंगे, और कुछ ने लगा लिया है, लेकिन उससे पहले बनी बनाई गाड़ियां बेच दी इन्होंने मार्केट में। जी जी, मैं इस पे जो है ना, अगर अभी भी हमने होश के नाखून ले लेना
तो हमें प्रमोट करना चाहिए, जो भी लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा हो, जो अपने यहाँ पे प्लांट लगाएगा, उसको जो है ना वो हुकूमत को चाहिए कि बेनिफिट दे। अब चाहे वो गाड़ियों का, नहीं, आपने जौहरी हथियार बना लिया, आपने मिसाइल बना लिया, आपसे गाड़ी नहीं बन रही, मानने को मैं तैयार नहीं हूं, सॉरी। नहीं बनवाया तो नहीं यार। आप कैसे नहीं बना? अरे आप मिसाइल बना रहे हो, उड़ने वाला जहाज बना रहे हो, JF-17, आप गाड़ी नहीं बना पा रहे। मैं आप मान ही नहीं सकता ये बात। हम गाड़ी बना सकते हैं, हम पाकिस्तानियों में ये सलाहियत मौजूद है कि हम गाड़ी बना सकते हैं। देखें अली भाई, इसमें दो चीजें ना, हमें द अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए ना। व्हाट इज द मार्केट साइड? बेसिकली वी हैव नॉट यूज्ड आवर रिसोर्सेज। हमने अपने इस जगह को, जैसे गवादर की, बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं, वहां पे अगर इकोनॉमिक जोन बना के हम गाड़ियां यहाँ पे बनाते और बना के एक्सपोर्ट करते। देखिए पाकिस्तान में गाड़ियों की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि कोई भी आए और अपना जो है ना वो पूरे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाए और उसके बाद यहाँ से वो उतना प्रॉफिट हासिल कर ले। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एक भी कंपनी हो। उसके लिए हमें करना यही पड़ेगा, जैसे सिंगापुर का मॉडल है या जो दूसरे छोटे मुल्कों के मॉडल है, वो अपने यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सर, if we can make a fighter jet that can sell in the international market, आगे उसको अब पास ऑन करें, ये तो फिजिबल ही नहीं बनता ना। अब आप उसके ऊपर बताया, अगर वो फिजिबिलिटी इसकी बनती है कि हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का लगे, तो इसी गाड़ी बेच ले करके साल में। नहीं, but the issue arises that this country can make a fighter jet that can sell in the international market for around $25 million. Why can we not make our own car? Yes, no, this is the right question and this is the right thing we should point out. But के गाड़ियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी चाहिए और मैन्युफैक्चर होने के बाद दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो जाके ये चीज फिजिबिलिटी में आएगा। अच्छा, अगेन उसमें यही मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पे भी मिनोपली का जो रुझान है ना, उसने भी हेल्दी कंपटीशन प्रमोट नहीं होने दिया। एज ए रिजल्ट जो है ना वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो हम माफ कीजिए उसके हवाले से हम ये ना बहुत पीछे हैं। अब जैसे जैसे हुकूमत अपॉर्चुनिटीज देगी तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को, असेंबलर्स को, वो आके इनके साथ कंपीट करेंगे तो खुद मार्केट में जगह बनेगी। तो गवर्नमेंट का काम है जापानी दूसरी जंग अजीम में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। जापानी दूसरी जंग अजीम के अंदर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, उनके इंडस्ट्रियल एरिया तबाह हो गए, उनका निज़ाम धर्म भरम हो गया। लेकिन उसके ठीक 10 साल के बाद वो दुनिया के लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स बन गए। सवाल मेरा, कैसे एक छोटे से जजीरे पे रहने वाले लोग, जहां एक लोहे का टुकड़ा नहीं मिलता, वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और हम कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। नाउजुबिल्लाह, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को कहने में क्या है। तो उसके हम क्यों नहीं बना पा रहे गाड़ी? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, बड़ी बड़ी जो है ना ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं मैं आपको, ठीक है ना, कि हमें अगर खुद सारी के ऊपर जो है ना वो भरोसा करना होगा, हमें अपनी लोकल बनी हुई चीजों के ऊपर भरोसा करना होगा, उन्हें इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे माशरे में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे लोगों में भरपूर सलाहियत है। मिसाल दूं मैं आपको, ये जो आप सोलर की बात करें ना, सोलर के ये सारे का सारा चाइना से आ रहा है। तो सोलर प्लेटें तो चलो भाड़ा में आने के, इसका रॉ मटेरियल, सोलर प्लेटें हमने 10,000 मेगावाट की इंपोर्ट कर ली। उसके साथ एक इन्वर्टर जो है ना वो भी करते थे इंपोर्ट, और वो इंपोर्ट जो है ना वो 10 मेगावाट, ये 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर था ना, वो पता कितने का दे रहे थे ये लोग इंपोर्ट करके? 2.5 लाख रुपए का। लेकिन हमारे वही पाकिस्तान में कराची के और ना समझ में आने वाली पॉलिसियां, कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी पहुंचाया जा रहा है घरों में टैंकरों के ज़रिए, कह रहे हैं पाइपलाइन के अंदर पानी नहीं आता। गैस पहुंचाई जा रही है लोगों को घरों में सुजुकियों पे लाद के सिलेंडरों में। सही बोल रहा हूँ अली मीनू भाई? ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कह रहे नहीं गैसीफा पाइप गैस नहीं पहुंचानी हमने लोगों को, इससे लोग ज़ाया करते हैं, और सिलेंडर से लोग ज़ाया नहीं करते। अच्छा यार, मैं शिकारपुर से कब आया था,
खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अकमल चौधरी साहब। अकमल चौधरी साहब, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसी तरह पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी के मुतालिक। पेट्रोल हुआ महंगा, आबना हुर्मुज़ हुई बंद, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर फिर चर्चा हुआ कि पाकिस्तान एनर्जी सेल्फ सफिशेंट नहीं है, और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ईवी पर जीएसटी बढ़ा रहा है। तो मतलब ये कि शेख चिल्ली ने हमें आके पढ़ाया था या हमने जाके उससे ट्यूशन ली थी? जी अकमल चौधरी साहब, ज़रा मुझे बताइएगा। देखिए ना भाई, अब मसला ये है कि अगर तो हमारी इकोनॉमी में जान ही नहीं है, ठीक है ना, हमारा जीडीपी वही आप देखें 3%, 3.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और इससे ज्यादा स्पीड से कमोबेश जेन्युइन टर्म्स में अगर देखा जाए तो हमारी आबादी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो रियल टर्म्स में तो हमारा जीडीपी माइनस में जा रहा है। जीडीपी हमारा माइनस में है, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है या टैक्स टारगेट है उसमें ग्रोथ होगी? अच्छा, कल आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, यही है ना कि आप जो है वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, आपने उसी का जो है वो खून निचोड़ना है। एक तरफ आप क्लेम करते हैं कि जी हमारे यहाँ सब ऑटोमेशन हो गई है, चीजें ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, फैक्ट क्यों नहीं बताया जाता? देखिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ अकमल चौधरी साहब। इसके बावजूद अली भाई देखें, हमारे यहाँ पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ जो टैक्स फाइलर्स है 80 लाख से कम होकर 60 लाख के करीब हो गई है। अब जबकि हमारे पास जो है वो इस किस्म का कोई जो है वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है कि एक नॉर्मल सा बंदा भी जो है वो टैक्स फाइलर होने से बच जाए, क्योंकि चीजें जाहिर है ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। हाँ। इसके बावजूद जो है वो टैक्स फाइलर में कमी इस चीज की भरपूर निशानी है कि हमारी मईशत में जान नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ रही है। अकमल चौधरी साहब, आप रियलिटी से वाकिफ हैं, मतलब आप दुश्मनी कर रहे हैं, आप रियलिटी से वाकिफ हैं कि इस वक्त मामलात हैं क्या? देखो, मीडिया पर हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं और थोड़ा नहीं कर सकते। कल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना एक वीलॉग के अंदर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्होंने मईशत को उतना ही नुकसान पहुँचाया जितना बाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पहुँचाया होगा, अब लेकिन मौका नहीं मिला, उनको जितना मौका मिला उन्होंने नुकसान पहुँचाया। और मैं आपको सच बता दूँ, हाँ, उनको जितना मिला उन्होंने उतना, या उनका जितना ज़र्फ था वो उतना नुकसान पहुँचा पाए, या जितना उनके पास इख्तियार था। लेकिन बात ये कारकर्दगी उनकी भी ज़ीरो थी बिल्कुल ना। मेरे नज़दीक मिफ्ता इस्माइल एक बिल्कुल ही ज़ीरो फाइनेंस मिनिस्टर था। मतलब क्या बोलूँ, सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा मैं। उन्होंने जो कल तनकीद की, मुझे तो वो तनकीद ही समझ में नहीं आई। पहले तो ये चमचागिरी के अंदर सबसे आगे हुआ करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग की, और अब जो है नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उनको वजारत से हटा दिया। ये लोग मुझे पसंद नहीं है। अच्छा आदमी तो वो होता है जो रिश्ता टूट भी जाए तो वफा ज़रूर निभाए। खैर एनीवे, ये मिफ्ता इस्माइल जैसे बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं मुफाद परस्त और मतलब परस्त इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। एनीवे, ये तो कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते और उंगली उठा रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो खैर एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, मुझे उसकी लॉजिक नहीं पता, लेकिन एक लॉजिक मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली पॉलिटिशियंस जो है ना, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो इस वक्त बहुत वनरेबल हैं, और क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है आवाम को, तो वो स्याह करें सफ़ेद करें। अभी फ़िलहाल जैसे IMF का नाम इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे एक और शख्स का भी नाम इस्तेमाल कर लें तो भाई वो फिर इस तरह से अपने आप को बचाते रहते हैं। अव्वल पॉलिसियाँ, उनकी माशी पॉलिसियाँ नून लीग की बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। जनाब नवाज शरीफ साहब खुद तनकीद कर चुके हैं इन पॉलिसीज़ के ऊपर, और आवाम का दर्द रखते हैं अपने दिल के अंदर। मेरे ख्याल किसी ने जाकर उनसे इस मुतालिक बात नहीं की, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो वो दिल खोल के आपके सामने रख देंगे कि वो आवाम के साथ खड़े हुए हैं और वो महंगाई के सख्त मुखालिफ हैं, और वो नहीं चाहते कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो महंगी हों। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर तरक्याती बजट कम हो। नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। गलत बोल रहा हूँ, नहीं गलत बोल रहा हूँ, मेरी इस्लाह करना, पहले गलत बोल रहा हूँ, मेरी इस्लाह करना। एक बात नहीं, नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते महंगाई हो, तो फिर मैं और आप चाहते हैं कि महंगाई हो, ठीक है ना? फिर कौन चाह रहा है? आप इख्तियार दें, देखें। चाहता है कि महंगाई हो, कोई चाहता है क्या ऐसे? लेकिन फिर भी हो रही है। हुकूमत में भी पिछले 70 साल से किसी न किसी तरीके से यही लोग हैं, फिर भी महंगाई हो रही है, फिर भी जिम्मेदार कौन है? अभी मैं जो है ना वो टीवी के ऊपर ख्वाजा साद रफीक का जो है वो बयान सुन रहा था, वो भी जो है ना वो चाइना के हीरो,
मतलब यार आप खुद जिम्मेदार हो, कह रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट को तो चलने नहीं दिया गया, इस वजह से तरक्की नहीं होती। अबे यार भाई, और कैसा चलाना है 2021 से, तो हम लोग अकमल चौधरी साहब आपको और कैसा चल रहा है इन लोगों ने यार, हमारे अंदरूने कहा जीने का हाथ हमसे छीन रहे हैं क्या? अंदरूने खाना सारी कहानी आपको पता तो है, और पिछले प्रोग्राम में तो आपने बबांगे दौल बोल भी दिया था, सब कुछ रोका भी नहीं था खुद को। अकमल चौधरी साहब, उनकी बात बन गई है आपस में, आप नहीं जानते। उन्होंने हिंसे पर बात कर ली है, हिंसा उनका तय हो गया। 28 नंबर अच्छी तारीख, 28 मई जो है बड़ी अच्छी तारीख है, नंबर भी 28 बड़ा अच्छा है। और इस नंबर की 28 नंबर की जो है ना बड़ी अहम चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले भी 28 का नंबर जो है, ये जो हिंसा है 28 का, ये बड़े काम में आया 28 मई को पाकिस्तान का। इस दफ़ा तो इन्होंने पता ही नहीं लगने दिया, दूसरी चीज़ों में लगे रहे। अच्छा मज़े की बात आप देखें, वो आपस में बैठ के इन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस दफ़ा सऊदी अरब के साथ ईद करेंगे। पता है क्यों बोला इन्होंने? उसकी वजह ये थी कि ईद का तीसरा दिन जुमे को पड़ गया ना, किसी ने बताया ईद का दूसरा दिन जुमे को पड़ जाएगा। हाँ, आगे आप खुद समझ जाएं, वरना ये कभी करते हैं सऊदी अरब के साथ, ये कहते हैं नहीं, अगर चांद दिख भी जाए कहते हैं नहीं, जिद पे कि पाकिस्तान के अंदर चांद बाद में दिखेगा। वो तो शुक्र है टीवी के ऊपर आ रहा होता है कि भाई यौम अराफात ये दिन है, टीवी पर आ रहा है। आप अपने मुल्क में कह रहे हो नहीं यौम अराफात हमारा कल होगा। देखो अली भाई, देखो मैं चुप हूं, मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मैं कलमा को आदमी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस दिन आप अपनी आंखों से देख रहे हो वहां पे यौम अराफात है। पाकिस्तान में हम कह रहे हैं नहीं आज नहीं होगा यौम अराफात, हमने चांद बाद में देखा, हम कल यौम अराफात मनाएंगे। ये तो शुक्र है इस दफा हुकूमत को अकल के नाखून भी आए, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए क्यों ना किया हो। नहीं अली भाई मेरी बात सुनो यार, आप जो है ना वो खुद अप्रिशिएट करते रहते हो हुकूमत को, हम लोगों को पिन कर देते हो, बाद में जो है ना फिर ऐसा नहीं होना कैमरा के। तो एंकर फिर किस बात का हूँ? दूसरों से कहलवाऊंगा ना, खुद थोड़ी बोलूंगा, सब कुछ बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। चौधरी अकमल ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, अब तो बोल दिया, आपने बोल दिया, चला गया जू का तू चला गया। नहीं कोई मसला नहीं है, अल्लाह मालिक है, लेकिन एक बात है जो हकीकत है वो हकीकत है, हमने कोई गलत बात तो नहीं की ना यार। अगर गलत बात नहीं देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा था, आप इमोशनल हो गए, मैं आपको सच बात बताना चाह रहा हूँ। आप खुद जानते हैं इस वक्त कि सियासतदान बेचारे कितने बेबस हैं और क्या मामलात हैं, आपको पता तो है। फिर आप क्यों बिला वजह ऐसे ही हमारे प्यारे सियासतदानों को बुरा कह रहे हैं? भाई इन सियासतदानों का क्या कसूर है, ये मजबूर हैं, हालात हैं, वाकयात हैं, फायदा तो उठा सकते हैं। किसी ने कहा तुम्हारी शादी तो होगी लेकिन बीवी को तुम देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। विर्चुअल शादी ना, विर्चुअल शादी नहीं तो मैंने आपको बताया ना, ऐसे है ना, आपकी शादी भी होगी, दावत भी होगी, खाना भी होगा, मेहमान भी आएंगे, लेकिन आप दुल्हन को देख सकते हैं बस। बस आप आगे आगे ना बुलवाइएगा, मुझसे नहीं बोले, खुद बोले जो भी बोलना है। नहीं मैं तो देखिए मैं नहीं कुछ बोलूंगा इससे आगे, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो ठीक करता रहता हूँ, करता रहूंगा, जो काम सही करेंगे उस काम। अच्छा मैं मौजू पे वापस आता हूँ ना, पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी पे वापस आ जाएं। एक दफा बैठकर आप ऑटो पॉलिसी अवाम के साथ बैठकर क्यों नहीं बना लेते, अवामी नुमाइंदों को बिठाकर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक कंज्यूमर के हिसाब से क्यों नहीं बना लेते? ये मेरा आपसे सवाल है, इसमें क्या कबाहत है, क्या मुश्किल है, मुझे बता दें। ऑटो पॉलिसी बनाई तो हुई, अब ये लोग यही तो कह रहे हैं कि हमने, अरे वो नाकिस है ना, वो नाकिस पॉलिसी है। और जो मतलब माहौल के लिए जो है वो सुबह ही घूमते बसें चलाना शुरू हो गई हैं। 2 साल बाद जो आप देखिएगा सारी की सारी बसें आपको डिपों में कचरे का ढेर कहीं ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। मानता हूँ आपकी बात, बस ये पॉलिसियां हैं हमारी। और क्या है, अब 3 साल बाद जब लोगों ने दबा के नई चीजें, फिर उसके ऊपर इनको टैक्स लगाने का क्या लाएगा? अब 18% सेल टैक्स कर दो, पहले 10% था, पहले 0 था। तो ये सारी की सारी पॉलिसियां ही तो हैं, और ये भुगतना मैंने और आपने है, इन्होंने थोड़ी भुगतना, इल्जाम लगाने के हमने थोड़ी किया था, पता नहीं कौन कर गया था। नहीं आपने तो मौका नहीं मिला। अरे आपने तो एक बात पकड़ ही ली। देखिए मैं तो ऑटो पॉलिसी के बारे में ये पूछ रहा हूँ ना कि देखिए आप मुझे एक बात बताएं, ऑटो पॉलिसी तो स्पेशलाइज्ड एरिया है, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें तो सब लोग इन्वॉल्व होंगे ना। जाहिर बात है कस्टमर से उसकी राय ली जाएगी, पॉलिसी मेकर्स यानी पार्लियामेंटेरियंस तब आएंगे जब एक रेगुलेशन डेवलप होगी,
बीच में थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर का होना भी तो ज़रूरी है। बगैर प्राइवेट सेक्टर के कैसे ऑटो पॉलिसी बन जाएगी? प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर गेयर्ड अप ही नहीं है। ये बोलते हैं हमें पीआईए प्राइवेटाइज करके दे दो, हम गाड़ी नहीं बनाएंगे। आप मुझे बताओ इसमें क्या सेंस बनती है? इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को तो बड़ा प्लेयर होना चाहिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, ऑटो सेक्टर इनको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा क्यों। इस वक्त पाकिस्तान में तो कोई भी सेक्टर जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसके अट्रैक्टिव ना होने की वजह सबसे बड़ी तो यही है, तो आपने आइडेंटिफाई की है कि जो 3 कंपनी की मोनोपोली जो है वो पिछले 75 साल के पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में रही है। अब थोड़ा सा कंपटीशन के नाम पे और लोगों को भी परमिशन दी तो लेट्स सी, बट जो बात में वजन है नहीं, लेकिन आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन 110 ब्रांड है दुनिया के। मैं कहता हूँ 110 ब्रांड है दुनिया के, मुख्तलिफ ब्रांड हैं। पाकिस्तान सिर्फ 3, 4, 5, 6, 7 ब्रांड्स के साथ काम क्यों करना चाह रहा है? तो उसकी तो वजह पता ही ना आपको कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। अनलेस कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते या हमें यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती कि हम सस्ती गाड़ियां बना सकें एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, तो लोग हमारे यहाँ पे गाड़ियां क्यों बनाएंगे? अगर हमने उनको उनसे ज्यादा सहूलतें दे दी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे गाड़ियां बनेंगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा ग्रो करेगा। लेकिन उसके लिए आपकी इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, चाइना कैसे बना लेता है? सवाल का जवाब। वो बाहर से खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी तो इंपोर्टर है गाड़ियों के। तो नहीं, लेकिन चाइना कैसे बना लेता है? चाइना आज की तारीख में दुनिया के ईवी व्हीकल्स के अंदर मार्केट लीडर बन गया है। उनकी कंपनी पाकिस्तान भी आ गई, नाम नहीं ले रहा इसीलिए, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस वक्त चाइनीज़ कंपनी के पास है ईवी में। पाकिस्तान और चाइना की कंपनियां 110 ब्रांड बना लिए हैं चाइना ने। तो चाइना कैसे बना रहा है, हम कैसे नहीं बना पा रहे? ये मेरा सवाल है। और मजे की बात ये बताऊं आपको कि जो रॉ मटीरियल है ना उसका ज्यादातर वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और हमारे पाकिस्तानी भी बड़े माहिर कारीगर हैं। और मैं पिछले दिनों देख रहा था, किसी ने वो मोटरसाइकिल का जो नॉर्मल मोटरसाइकिल नहीं होती है उसमें वो जो है वो ईवी और इलेक्ट्रिक मोटर लगा के उसने वो बना दी। तो आप देखेंगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी अगर ये हुकूमती सतह के ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनती ना तो ये जुगाड़ी इतने खुद ही जो है ना वो पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल को जो है ना वो ईवी में कन्वर्ट कर देंगे और ऐसा आपको होते हुए नजर आएगा। सिर्फ इनको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इन्वर्टर इन्होंने बनाया है पाकिस्तानियों ने, वो 55,000 का मिल रहा है। ये इन्वर्टर आज से 6 महीने साल पहले 2.5 लाख रुपए का इंपोर्ट कर रहे थे। आप बता रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग में नो डाउट के फायदा है। सिर्फ हुकूमत को इतना चाहिए कि यहाँ के लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज दे दे। हमारे यहाँ मट्टी बहुत जरखेज है, हमारे पास सब कुछ है, विल पावर नहीं है। उन तमाम स्टेक होल्डर साथ लें और आगे चले। ये बड़ा अहम नुकता आपने बताया है। मैंने देखिए, मेरी जो अपनी राय है वो थोड़ा सा सोलर पे भी मैंने बात करना है। पाकिस्तान की जो सोलर पॉलिसी है वो भी क्लैरिटी नहीं है उसमें। पाकिस्तान ने सोलर मंगवा लिया एक साथ 17 गीगावाट। आवाम तो जिम्मेदार नहीं है ना, आपने 17 गीगावाट इंपोर्ट करवा लिया। उसके भी बहुत स्कैंडल सामने आए जो बाद में खुले, पता नहीं किसी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। लेकिन उस प्राइवेट पार्टी को पकड़ लेंगे, सरकारी किसी ओहदेदार को नहीं पकड़ेंगे। इस मुल्क में 17 गीगावाट, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया सोलर का। तो एक आदमी की अंडर इनवाइसिंग को उसको आप पकड़ोगे, ओवर इनवाइसिंग या अंडर इनवाइसिंग को। बाकी सरकार सो रही थी, उनको पता ही नहीं था 17 गीगावाट आ गया सोलर। ये मुझे बता दो आप बस। देखिए, इसमें भी जो सोलर का जो स्टैंडर्ड है ना ये भी बड़ा स्टैंडर्ड है। इसमें भी 2-3 हुकूमती शख्सियात हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने धड़ाधड़ सोलर जो है ना पहले इंपोर्ट किए और जब उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया 10,000 मेगावाट के लगभग जब उन्होंने इंपोर्ट किया तो उसके बाद जो है इन्होंने उसके बाद सेल्स टैक्स लगा दिया और अब जो है ना वो मजीद 18% सेल्स टैक्स की तरफ से लोग जा रहे हैं। उसकी वजह ये है, वजह उसकी मैं बड़ी सिंपल सी बताता हूँ कि हुकूमत के पास जो कैपेसिटी थी ना, जो इन्होंने IPP से बिजली लेते हैं या वापदा की जो अपनी जो कैपेसिटी है तो वो 45,000 मेगावाट की थी। 10,000 मेगावाट के लगभग जो है वो आपने सोलर पैनल जो है वो इम्पोर्ट कर लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि 10,000 मेगावाट सिस्टम में से जो बिजली जिसका लोग बिल दे रहे थे वो भी अब इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत को उसके बिल जो है वो देने पड़ रहे हैं। नतीजतन जो है वो लोकल बिजली की। तो ये स्टोरी है ना सारी, IMF पे क्यों डाल रहे हैं? ये जो बात आपने बताई है बड़ी आसान बात है, मुझे समझ में आ गई। IMF कहां से आ गया बीच में? नहीं तो
IMF तो कहेगा ना, बिना IMF को तो मैंने आपको सीधी सी बात बता दी ना कि भाई IMF कहता है खसारा पूरा करना है या टैक्स लगाओ या कर डालो, ठीक है ना। तो अब उसमें IMF को तो इन लोगों ने बदनाम करने के लिए रखा हुआ है ना। तो अब ये जो जैसे जैसे जो है ये पॉलिसी, अब मजीद सोलर को ये महंगा अगर नहीं करते तो लोग और सोलर लगाएंगे। सोलर जैसे जैसे और लगेगा, हुकूमत की इंस्टॉल कैपेसिटी में जो है वो अगेन जो है फिर देखिए बात से वही हुकूमती लोगों के ऊपर आती है। जो हमारे बिजली और पानी के मोहतरम वजीर है वो कहते हैं सोलर लग्जरी है। मतलब एक बंदा बेवकूफ है जो 25 KVA का 1.5 करोड़ रुपए लगा के अपने घर का सारा सिस्टम सोलर पे लेके जाता है तो बेवकूफ है। क्या उसका पैसा नहीं है? उसे कहते हैं कि यार नहीं ये अशराफिया है और नहीं, वो एहतियात करनी चाहिए थी, उनको एहतियात करनी चाहिए थी बात करते। कराची के इलाके हैं वहाँ पे सब मजदूर है ना सोलर लगाए में, और ये कहते नहीं ये तो अशराफिया नहीं, ये उनको एहतियात करनी चाहिए बात करने में। कल भी मैंने उनकी तकरीर सुनी, उन्होंने चंद ऐसी बातें की जिसमें जाहिर बात है माहिरीन भी जो थे उनके भी जज्बात मजरू हुए होंगे। बात यह कि वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और वो भी गुफ्तगू के अंदर उनको एहतियात करनी चाहिए। मैं भी मीडिया के तवस्सुत से भी उन्हें कहूँगा कि देखें ये अवामी जज्बात को आपको समझना है, ये अलहदा बात है। इलेक्शन देखें आने वाले हैं, आज नहीं आएंगे कल आ जाएंगे। तो इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैं तमाम मौसूफ वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस को बोलूँगा कि ज़रा एहतियात करें अपनी गुफ्तगू के अंदर। आपने वोट भी लेने जाना है, हमेशा ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। और अब समअप करते हैं गुफ्तगू को। बात यह कि पाकिस्तान की जो ऑटो पॉलिसी उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की EV पॉलिसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। क्लियर बिल्कुल करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक साल कुछ बोलें अगले साल कुछ और बोलें। अगर आपने 2030 तक का प्रोग्राम बनाया है तो देन यू हैव टू गो बाय दैट प्रोग्राम। और IMF का नाम इस्तेमाल करके आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो ऑटो पॉलिसी अपने लिए बनाई है वो अब आप मुस्तरद करना चाह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। आपने ऑटो पॉलिसी बनाई थी तब IMF यहाँ पर मौजूद था, उन्होंने ज़ाहिरी बात है इसको व्यू किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। आपने तो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता मराद बढ़ानी थी, आप मराद कम करने की बातें कर रहे हैं। होगा नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा। आप ये जो फेंकते हैं ना मार्केट में कि चेक करें अवाम का क्या रिएक्शन आएगा, अवाम का सख्त रिएक्शन आएगा। लेकिन सही बात ये है कि ये EV गाड़ियाँ अवाम को बेनिफिट अभी तक कर ही नहीं रही, क्योंकि आप अभी तक SUV मंगवा रहे हैं। EV आपने मंगानी है, गाड़ी गरीब आदमी के लिए जो गाड़ी मंगानी है वो EV मंगवानी है। आप जो कर रहे हैं ना बहुत होशियारियाँ, 1.5 होशियारियाँ कर रहे हैं। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि देखो आप माशी तौर पे कामयाब हो जाओ तो मुल्क का इमेज भी अच्छा हो जाएगा और आपका अपना इमेज भी अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यानी सियासतदानों की। आप छोड़ दें, उनकी छोड़ दें, उनका इमेज बहुत अच्छा है। पिछले साल हम हिंदुस्तान से जंग भी जीत गए, इस साल भी हमने अपनी कारकर्दगी VIP दिखाई, उनका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपने अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, आप समझ नहीं रहे हो बात को। ये आपको 5 साल बाद मेरी बातें याद आएंगी जब आप सोचोगे ना जैसे वो सोचता है, जैसे अब वो सोचता है। समझ रहे मेरी बात को? अब वो सोचता है कि मैं ये जो टीवी एंकर बार बार बोलता था बहुत टीवी के ऊपर, मैं इसकी सुन लेता, डब्बू चौधरी की ना सुनता, फवाद चौधरी की ना सुनता, मैं इसकी सुन लेता, मैं उसकी ना सुनता। क्या नाम अपना वो कौन था यार वो जो बहुत बोलता था, फिर बाद में उसको पकड़ लिया, लस्सी शस्सी पिलाई, शहबाज क्या नाम था उसका, वो भी मईशतदान बना हुआ था, डॉक्टर शहबाज गिल यही नाम था ना उनका, डॉक्टर शहबाज गिल यही नाम था ना उनका। तो बात यह कि उनको ये चीज़ें थी जो कि समझते नहीं थे वो लोग, वो समझते नहीं थे मेरी बात। आज वो भी सोचते हैं कि असद उमर के हवाले कर दिया मुल्क को, ये हाल कर दिया उसने। इसलिए अभी आप लोग ठीक जा रहे हैं, अपने आप को ठीक कर लें। कहीं ऐसे ना हो कि 5 साल के बाद आपको याद आए, कोई आपको आज की रिकॉर्डिंग दिखाए, बोले ये देखो यार ये टीवी एंकर बोलता था, आप लोग अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।